इंसानी दिमाग में ना एक बहुत ही खास हिस्सा होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में फ्यूसिफॉर्म फेस एरिया कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है ना। लाखों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि ये बस हर जगह चेहरे ढूंढता रहता है। सही कहा, मतलब हम इंसान हर चीज में अपना अक्स खोजते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि हम कभी बादलों में, कभी जले हुए टोस्ट पर, या फिर दीवार पर लगे बिजली के प्लग में भी आंखें और मुंह जैसी आकृतियां देख लेते हैं। हमारा दिमाग एक चेहरे को देखने के लिए इतना बेताब रहता है कि वो निर्जीव चीजों में भी इंसानियत खोज लेता है, जिसे हम पेरिडोलिया कहते हैं। मतलब ये एक बहुत ही सामान्य मनोवैज्ञानिक घटना है। एकदम सही। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा दिमाग किसी इंसान की तरफ देखे, वो एक चेहरे की उम्मीद कर रहा हो, और वहां उसे बस एक पूरा सपाट खौफनाक खालीपन मिले। बाप रे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, जब कोई चेहरा हो ही ना, तो बुक बातें में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा का विषय कोई आम कहानी नहीं है। हाँ, आज हम कुछ बहुत ही अलग और काफी डरावना डिस्कस करने वाले हैं। जी, आज हम एक ऐसे खौफनाक सफर पर चलेंगे जो इसी खालीपन से होकर गुजरता है। इस कहानी का नाम है द पैसेंजर हु हैड नो फेस, यानी बिना चेहरे वाला यात्री। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, ये कहानी सिर्फ डर पैदा नहीं करती, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान की सबसे गहरी परतों को पूरी तरह उधेड़ कर रख देती है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का जो हमारा उद्देश्य है ना, वो केवल एक डरावना किस्सा सुनाना नहीं है। तो बेसिकली हम इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। बिल्कुल, हम उस तंत्र को समझेंगे कि कैसे ये कहानी आधुनिक अकेलेपन, तकनीक पर हमारी जो अंधी निर्भरता है, और सबसे बढ़कर अज्ञात का डर यानी फियर ऑफ द अननोन को सतह पर ले आती है। फियर ऑफ द अननोन, ये बहुत ही शक्तिशाली भावना है। बहुत ज्यादा। कहानी की जो शुरुआती पृष्ठभूमि है वो रात के ठीक 2:31 बजे शुरू होती है। एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल इलाका है। रात के 2:31, मतलब एकदम सन्नाटे का वक्त। हाँ, और राहुल नाम का एक कैब ड्राइवर अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान वहां से गुजर रहा है, और फिर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो एक सामान्य रात को एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल देता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। उस फैसले की बारीकियों पर अगर हम गौर करें तो पहली नजर में वो बहुत ही सामान्य लगता है। हाँ, एक आम कैब रिक्वेस्ट की तरह। बिल्कुल। रात के 2:31 पर राहुल को एक कैब रिक्वेस्ट आती है। अब जो भी लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं या इस गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं, वे जानते हैं कि रात का समय हमेशा जोखिम भरा होता है। एकदम सही। सुनसान सड़कें, नशे में धुत लोग, लूटपाट का खतरा, ये सब बहुत ही आम चिंताएं हैं। और राहुल के मन में भी ना इस राइड को ठुकराने का ख्याल आया था, जो कि बहुत ही स्वाभाविक था। उसका अंतर्मन उसे चेतावनी दे रहा था। हाँ, लेकिन कैब बुकिंग ऐप पर जो किराया दिख रहा था वो बहुत ज्यादा था। मतलब आम किराए से कई गुना ज्यादा। लालच, यहीं से कहानी बदलती है। बिल्कुल। और पिकअप लोकेशन सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थी, तो राहुल ने बिना ज्यादा सोचे वो रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अगर हम इसे आज की आधुनिक डिजिटल दुनिया के चश्मे से देखें जी, तो रात के 2 बजे वो जो कैब बुकिंग ऐप है ना जी, वो इंटरनेट पर मिलने वाले उन संदिग्ध लिंक्स की तरह हैं। ओ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। है ना, जिन पर बड़ा इनाम देखकर लोग क्लिक कर देते हैं और फिर बुरी तरह पछताते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वो ऐप किसी डिजिटल ओइजा बोर्ड की तरह काम कर रहा था। ये ओइजा बोर्ड वाली तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब एक ओइजा बोर्ड की तरह ही जब एक ड्राइवर रात के अंधेरे में उस एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करता है, तो वो भी उस अज्ञात शून्य में हाथ बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल, इस उम्मीद में कि दूसरी तरफ कोई इंसान होगा। हाँ, लेकिन उसे ये कभी नहीं पता होता कि उस अंधकार में से कौन या क्या उस कॉल का जवाब दे रहा है। क्या बात है, ये बहुत ही गहरा विचार है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इसमें गिग इकोनॉमी का वो अकेलापन साफ झलकता है, जहाँ पैसा और लालच ना इंसान के खुद के सुरक्षा तंत्र को बाईपास कर देते हैं। मतलब दिमाग की चेतावनी को म्यूट कर देते हैं। बिल्कुल। राहुल को खतरे का आभास था, लेकिन उस बड़े इनाम ने उसके दिमाग के उस हिस्से को शांत कर दिया
जो उसे सचेत कर रहा था। लेकिन जब वो पिकअप लोकेशन पे पहुंचता है तो जो होता है वो सुरक्षा तंत्र के शांत होने की बहुत बड़ी कीमत वसूलता है। वहाँ असल में हुआ क्या था? देखिए, लोकेशन पे पहुंचने पर राहुल को बाहर कोई दिखाई नहीं देता। कोई भी नहीं। कोई नहीं, बस लंबी परछाइयां और उस इंडस्ट्रियल इलाके की वो भयानक खामोशी। राहुल खुद से ही बड़बड़ाता है कि यार यहाँ तो कोई नहीं है। और तभी बिना किसी आवाज के, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, कार का पीछे का दरवाजा खुलता है। बाप रे! कोई कदमों की आहट नहीं थी, किसी के कार की तरफ बढ़ने का कोई संकेत नहीं था। बस अगले ही पल रियर व्यू मिरर में एक आदमी पीछे की सीट पर बैठा हुआ दिखाई देता है। ये जो खामोश दस्तक या साइलेंट एंट्री का क्षण है ना, ये सीधे तौर पर हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब विकासवादी जीव विज्ञान से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? इंसानी दिमाग एक एनॉमली डिटेक्शन इंजन की तरह काम करता है। एनॉमली डिटेक्शन मतलब जो चीजें सामान्य नहीं हैं उन्हें पकड़ना? बिल्कुल। वो हमेशा अपने आसपास के माहौल को स्कैन करता रहता है, जैसे आवाजें, हलचल, परछाइयां। जब कोई शिकारी, मेरा मतलब है प्रेडेटर, जंगल में शिकार करता है तो वो बिल्कुल खामोश रहता है। हाँ, ताकि शिकार को भनकने लगे। एकदम सही। इसलिए जब कोई चीज बिना किसी भौतिक आहट के हमारे इतने करीब आ जाती है तो हमारा दिमाग उसे तुरंत एक चरम खतरे के रूप में पहचानता है। मतलब दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है कि ये कोई इंसान नहीं, शिकारी है। हाँ, राहुल के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उस खामोशी ने उसके नर्वस सिस्टम में खतरे का सबसे बड़ा अलार्म बजा दिया। और मैं बता दूं कि ये अलार्म तब और भी तेज हो गया होगा जब राहुल ने उस खामोश यात्री से बात करने की कोशिश की। उसने कुछ पूछा उससे? हाँ, राहुल घबराहट में पूछता है कि सर, कहाँ जाना है? एक अजीब सी खामोशी के बाद एक आवाज आती है। कैसी आवाज? ये आवाज एकदम सपाट, भावहीन और ठंडी थी। उसने बस 2 शब्द कहे, बस चलाओ। बस चलाओ? कोई लोकेशन नहीं? कोई लोकेशन नहीं। राहुल डर के मारे कुछ और बोले नहीं पाता। और इसके तुरंत बाद राहुल का जो फोन पर जीपीएस था वो अपने आप अपडेट हो जाता है। बिना कुछ टाइप किए? बिना कुछ किए। लेकिन स्क्रीन पर किसी सड़क या जगह का नाम नहीं आता। वहां बस एक शब्द लिखा आता है, अननोन, यानी अज्ञात। ये तो सच में बहुत अजीब है, तकनीक का इस तरह से बर्ताव करना। बिल्कुल। राहुल हार मानकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। लेकिन जब वो कुछ मिनटों बाद फिर से रियर व्यू मिरर में, मतलब पीछे देखने वाले शीशे में देखता है तो वहां कुछ ऐसा था जो उसके दिमागी अलार्म को पूरी तरह से तोड़ देता है। शीशे में क्या था? उस यात्री का चेहरा था ही नहीं। मतलब अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा था? नहीं, अंधेरे की वजह से नहीं, बल्कि सच में वहां बस एक चिकनी खाली त्वचा थी। ना आंखें, ना नाक, ना कोई मुंह। बाप रे! और इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, वो बिना चेहरे वाला व्यक्ति, जिसकी कोई जुबान नहीं थी, वो कहता है, तुम बहुत ज्यादा देख रहे हो। हे भगवान! इस घटना को समझने के लिए ना हमें अनकैनी वैली के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की गहराई में जाना होगा। अनकैनी वैली? ये क्या होता है? देखिए, जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती है लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं होती, तो वो हमारे अंदर एक बहुत गहरा डर और घिन पैदा करती है। जैसे वो पुराने पुतले या डरावनी गुड़िया? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारे पूर्वजों ने उन चीजों से डरना सीखा जो इंसानों जैसी दिखती थीं लेकिन बीमार थीं या मृत थीं, ताकि वे बीमारियों से बच सकें। ओह, तो ये एक बचाव का तरीका है? जी, लेकिन यहाँ स्थिति और भी भयानक है। चेहरा इंसान की पहचान, उसकी भावनाओं और उसकी इंसानियत का आईना होता है। जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो चेहरे के हाव भाव से ही तय होते हैं। बिल्कुल, हम चेहरा देखकर ही भरोसा करते हैं। सही कहा। तो जब चेहरा ही नहीं है तो संवाद की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। वह एंटिटी या अस्तित्व अब इंसान के दायरे से बाहर होकर एक अमूर्त अज्ञात खौफ बन चुका है। और ऊपर से वो जीपीएस वाली बात। हाँ, दूसरी तरफ तकनीक का पूरी तरह से फेल हो जाना। देखिए, वो जीपीएस जो आधुनिक इंसान के लिए दिशा का एकमात्र सहारा है, वो भी अननोन दिखा रहा है। भौतिक और तकनीकी दोनों ही स्तरों पर राहुल की वास्तविकता टूट रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर ना एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में है, मतलब पीछे एक बिना चेहरे वाला इंसान बैठा है, जीपीएस अजीबोगरीब बर्ताव कर रहा है,
तो क्या पहला कदम गाड़ी को तुरंत रोकना और बाहर भाग जाना नहीं होना चाहिए? तर्क तो यही कहता है ना? किसी भी आम इंसान का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो तो यही कहेगा कि ब्रेक मारो, दरवाजा खोलो और जान बचाकर भागो। राहुल बस बिना सवाल किए गाड़ी क्यों चलाता रहा? क्या डर इंसान को लकवा मार देता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन ये सवाल तब उठता है जब हम तार्किक रूप से सोच रहे होते हैं, शांति से बैठकर। अच्छा, तो उस पल में क्या होता है? जब इंसान किसी बहुत भयानक खतरे का सामना करता है तो मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे अमाइगडाला कहते हैं, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। मतलब कंट्रोल ले लेता है। बिल्कुल। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा तर्क और निर्णय लेने का काम करता है, लेकिन एक्सट्रीम डर के समय ये काम करना बंद कर देता है। हमारा नर्वस सिस्टम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। मतलब या तो लड़ो, भागो या जम जाओ। अब सोचिए, एक बंद कार के अंदर, एक अनजान सड़क पर जहां खतरा आपके ठीक पीछे बैठा है, वहां भागने का जो विकल्प है वो बहुत सीमित है। हाँ, कार से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है उस हड़बड़ाहट में। इसीलिए राहुल का शरीर फ्रीज मोड में चला गया। ये जानवरों में पाई जाने वाली एक बहुत पुरानी वृत्ति है। जब शिकारी सामने होता है तो शिकार बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है, इस उम्मीद में कि कोई अचानक हलचल न करने से शायद खतरा टल जाए। बाप रे, मतलब वो हिलने से भी डर रहा था। जी, राहुल का दिमाग इस खौफनाक सच्चाई को नकार रहा था और उसे बस ये समझा रहा था कि उसे केवल उस निर्देश का पालन करना है जो उसे मिला है, बस चलाओ। यानी दिमाग खुद को ही धोखा दे रहा था ताकि वो उस पल में सरवाइव कर सके। बिल्कुल। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे हमारा अपना दिमाग चरम डर की स्थिति में हमें पंगु कर सकता है। और राहुल की ये जो फ्रीज वाली स्थिति थी, ये तब और गहरी हो गई जब उसका समय और दिशा का बोध पूरी तरह से टूट गया। समय का बोध? कुछ और भी हुआ था क्या? हाँ, कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है यहाँ। कहानी में बताया गया है कि जो सफर कुछ मिनटों का होना चाहिए था, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। मतलब सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी? हाँ, सड़कें एक जैसी लग रही थी और फिर कार का जो रेडियो है वो अपने आप चालू हो जाता है। अपने आप? बिल्कुल। उसमें से पहले स्टैटिक की आवाज आती है और फिर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है। न्यूज ब्रॉडकास्ट में क्या था? एक न्यूज एंकर की आवाज कहती है, लापता ड्राइवर आखिरी बार रात 2:31 बजे देखा गया, गाड़ी लावारिस मिली, ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं। हे भगवान। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कल के अखबार में अपनी ही मौत की खबर पढ़ना। राहुल उसी पल उस कैब में है, लेकिन रेडियो उसके गायब होने की, उसके भविष्य की खौफनाक घोषणा कर रहा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये मोड़ कहानी को एक बिल्कुल नए मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। वो कैसे? जब स्थानिक जागरूकता मतलब स्पेस और दिशा का बोध टूटता है तो इंसान का समय का बोध भी बिखर जाता है। रेडियो की वह आवाज समय के एक ऐसे चक्र की घोषणा कर रही है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिल गए हैं। तो मतलब वो न्यूज असली थी? राहुल उसी पल उस कैब में है, सांस ले रहा है, लेकिन रेडियो उसकी गायब होने की खबर सुना रहा है। याद है 2.31 बजे वो समय था जब राहुल ने वो कैब रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में। रेडियो का वो प्रसारण इस बात का संकेत है कि 2.31 केवल एक समय नहीं था, वो एक इवेंट होराइजन था। मतलब एक ऐसा बिंदु जहाँ से वापसी संभव नहीं। बाप रे। राहुल का अंत उसी पल तय हो गया था जब उसने राइड ली थी और अब वो किसी लिम्बो या कह लें दो दुनियाओं के बीच की जगह में फंस चुका है जहाँ सामान्य समय के नियम लागू ही नहीं होते। पर क्या हम इस पूरे दृश्य को किसी और नजरिए से भी देख सकते हैं? मतलब अलौकिक शक्तियों या समय के चक्र की बात करने से पहले क्या ये मुमकिन नहीं है कि राहुल के साथ कुछ विशुद्ध रूप से भौतिक या मेडिकल घट रहा हो? आप किस दिशा में सोच रहे हैं? देखिए, उदाहरण के लिए पुरानी कारों में अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कई मामले सामने आते हैं, है ना? हाँ, ये तो होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनमें समय का बोध खो जाना, पैरानोया और भयानक दृश्य और श्रव्य मतिभ्रम शामिल हैं। मतलब हैलुसिनेशन। बिल्कुल। तो क्या ये संभव नहीं है कि वो बिना चेहरे वाला यात्री और रेडियो पर अपनी ही मौत की खबर सुनना, ये सब राहुल के ऑक्सीजन वंचित दिमाग का एक भ्रम हो? यह एक बेहद मजबूत और तार्किक सिद्धांत है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वास्तव में मतिभ्रम और तर्क क्षमता के पूरी तरह से खत्म होने का कारण बन सकती है ना? इससे बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। हाँ,
ये इस बात को भी समझा सकता है कि राहुल ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, क्योंकि जहर के प्रभाव में व्यक्ति का जो मोटर कंट्रोल है और निर्णय लेने की क्षमता है वो खो जाती है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। कहानी के अंत में जो भौतिक सबूत मिलते हैं और अगली सुबह की जो घटनाएं हैं वो इस वैज्ञानिक सिद्धांत को पूरी तरह चुनौती देती है। अच्छा, लेकिन उससे पहले हमें उस चरम क्षण को देखना होगा जहां राहुल का सब्र आखिरकार टूट जाता है। हाँ, वो रेडियो वाली खबर सुनने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि रेडियो की उस खबर को सुनना राहुल के उस फ्रीज मोड को तोड़ देता है। जब कोई अपनी ही मौत की खबर ऐसे सुनेगा तो डर की पराकाष्ठा तो टूटेगी ही। राहुल अचानक जोर से ब्रेक मारता है। कार रगड़ने की चीखती हुई आवाज के साथ कार रुकती है। राहुल पीछे मुड़ता है और चिल्लाकर कहता है, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ? कार में एकदम सन्नाटा छा जाता है और फिर पीछे से वो सपाट आवाज आती है, बहुत देर हो चुकी है। बाप रे! और तभी अचानक कार का तापमान तेजी से गिरने लगता है। इतनी ठंड हो जाती है कि राहुल की अपनी सांसें धुएं की तरह दिखने लगती हैं। कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। और जब राहुल आखिरी बार मुड़कर पीछे देखता है तो उस यात्री का चेहरा अब सिर्फ खाली नहीं था, उस चिकनी सतह के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। कैसी हलचल? वहां बहुत सारे चेहरे उभर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस खाली त्वचा के नीचे अनगिनत चेहरे एक साथ बाहर आने की छटपटाहट कर रहे हों, जो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हों। ये देखकर राहुल चीख पड़ता है और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। हे भगवान! मेरा एक सवाल है, वो जो अनगिनत चेहरे थे, क्या वे उन पिछले कैब ड्राइवर्स के चेहरे थे जो इसी तरह उस यात्री का शिकार हुए थे? इससे ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस दृश्य का मनोविज्ञान इंसान के सबसे गहरे डरों में से एक को छूता है। ये डर सिर्फ मौत का नहीं है। तो फिर किसका है? ये अपनी पहचान मिट जाने का, यानी लॉस ऑफ आइडेंटिटी का डर है। एक बिना चेहरे वाले अस्तित्व का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। वो दूसरों के चेहरों, दूसरों की पहचान को चुराकर ही अपना अस्तित्व बनाए रखता है। मतलब वो लोगों की पहचान सोख लेता है? बिल्कुल। जब राहुल उन छटपटाते हुए चेहरों को देखता है तो उसे ये एहसास होता है कि मौत के बाद उसे शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उसका वजूद, उसकी यादें, उसका चेहरा, वो सब उस खालीपन में हमेशा के लिए समा जाएगा। ये तो मौत से भी ज्यादा भयानक है। हाँ, वो उस भयानक एंटिटी का एक और अनाम हिस्सा बन जाएगा। ये एक तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट है जो एकदम आध्यात्मिक और पारलौकिक स्तर पर हो रही है। राहुल का अस्तित्व उस शून्य में पूरी तरह सोख लिया गया। बाप रे, ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि इंसान मौत के बाद भी बस एक खौफनाक परछाई का हिस्सा बनकर रह जाए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। वो जो हमारा विज्ञान और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला सिद्धांत था ना, वो कहानी के इस आखिरी हिस्से में आकर पूरी तरह दम तोड़ देता है। हाँ, क्योंकि अगली सुबह जो हुआ वो विज्ञान से परे है। अंधेरा छाने के बाद कहानी सीधे अगली सुबह पर आती है। अगली सुबह राहुल की कैब उसी सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके की सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। राहुल कहाँ था? वही तो रहस्य है। इंजन बंद था, सारे दरवाजे अंदर से लॉक्ड थे, कार के अंदर कोई नहीं था और ना ही कोई लाश मिली। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ किसी तरह के संघर्ष, मतलब किसी लड़ाई या हाथापाई का कोई निशान नहीं था। स्टीयरिंग व्हील या दरवाजों पर राहुल का या किसी का भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं था। जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। हाँ, लेकिन कार का रियर व्यू मिरर, वो शीशा जिसमें राहुल ने उस खौफनाक चेहरे को देखा था, वो बीच में से चटका हुआ था। और उस चटके हुए शीशे पर किसी ने खुरचकर 3 शब्द लिखे हुए थे। क्या लिखा था? नेक्स्ट राइड एक्सेप्टेड, मतलब अगली राइड स्वीकार कर ली गई। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये संदेश नेक्स्ट राइड एक्सेप्टेड, सच कहूँ तो इस पूरी कहानी का सबसे मास्टर स्ट्रोक हिस्सा है। वो कैसे? और यहीं पर ये स्पष्ट होता है कि ये केवल एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक गिग इकोनॉमी और पूंजीवाद पर एक बेहद गहरा और खौफनाक कटाक्ष है। मतलब एक मेटाफोर है। हाँ, वो शीशा जो 2 दुनियाओं के बीच का पुल था, उस पर लिखा गया यह संदेश बताता है कि राहुल तो बस एक प्रक्रिया का हिस्सा था। एक एल्गोरिथम में इंसान की कोई अहमियत नहीं होती। वो बस एक रिसोर्स या संसाधन होता है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। बाप रे। वो बिना चेहरा वाला यात्री अब किसी और रात, किसी और सुनसान सड़क पर, किसी और मजबूर और अकेले ड्राइवर का इंतजार कर रहा है। यह एक न खत्म होने वाला लूप है, एक ऐसा चक्र जो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इस अस्तित्व को जीवित रहने के लिए लगातार नई पहचानों, नए चेहरों की जरूरत है।
ये सच में एक बेहद खौफनाक विचार है। मतलब गिग इकोनॉमी का वो एल्गोरिदम खुद ही एक पारलौकिक राक्षस बन चुका है, जिसके लिए हर ड्राइवर बस एक रिप्लेसेबल हिस्सा है जिसे बदला जा सकता है। बिल्कुल सही। कहानी का ये ओपन एंडिंग इसे और भी डरावना बनाता है। सच में कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते ना ये श्रोताओं के सोचने के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वो क्या? सोचिए, क्या हो अगर वो बिना चेहरे वाला यात्री कोई पारंपरिक भूत या आत्मा हो ही ना? तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो अगर वो कैब बुकिंग वाला ऐप, वो पूरा डिजिटल सिस्टम ही अपने आप में एक डिजिटल एंटिटी बन चुका हो, एक ऐसा कृत्रिम लेकिन पारलौकिक जाल जो रात के अंधेरे में लोगों के लालच, उनके अकेलेपन और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता हो। ये तो बहुत ही डरावना एंगल है। क्या ये संभव है कि आने वाले समय में जो तकनीक हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, वही इन अज्ञात शक्तियों का नया हथियार बन जाए? जिस स्क्रीन पर एक बटन दबाकर एक इंसान सोचता है कि उसने कोई राइड एक्सेप्ट की है, असल में स्क्रीन के उस पार से कोई और शक्ति उसे एक्सेप्ट कर रही हो। ये तकनीक और फियर ऑफ द अननोन का एक ऐसा संगम है जो इस कहानी को केवल डरावना नहीं बल्कि आज के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक बनाता है। बिल्कुल। तकनीक पर हमारा अंधा विश्वास कैसे इंसान को उसी के बुने हुए जाल में फंसा सकता है, ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संदेश है। एकदम सही बात कही आपने। और इसी विचारोत्तेजक और डरावने विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बुक बातें को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि असली खौफ हमेशा अंधेरे में नहीं होता, बल्कि कई बार वो हमारे स्मार्टफोन स्क्रीन की चमक के पीछे भी छिपा होता है। बिल्कुल। अगर आज की ये गहन चर्चा आपको ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी लगी हो, तो कृपया इस ऑडियो या वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताएं कि क्या कभी किसी सुनसान रात के सफर में ऐसा कोई अनुभव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। हाँ, हम आपके अनुभव जरूर पढ़ना चाहेंगे जी। और इस चर्चा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि इस अज्ञात के डर के मनोविज्ञान को और भी लोग समझ सकें। भविष्य में ऐसे ही और भी शानदार और रहस्यमयी कंटेंट के लिए बुक बातें के साथ जुड़े रहें, ट्यून इन करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। बिल्कुल। हमारे आने वाले सभी एपिसोड्स और चर्चाओं के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आगे भी ऐसे ही किसी गहरे और रहस्यमयी विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और रात के अंधेरे में पीछे मुड़कर देखने से पहले एक बार जरूर सोच लें। धन्यवाद।